हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू हाउ ठीक तो हो चुका था, लेकिन उसकी पूरी लेफ्ट साइड फ्रीज हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी टैंक सेट की शान के लिए अपनी टीम का हिस्सा बनता है और अपनी पूरी टीम के साथ सन मून रॉयल एम्पायर में भी आ चुका था, जहाँ पे उनकी मुलाकात मिस टेंगिया से भी होती है, जिसे होली चर्च के लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था। इसलिए वो यू हाउ और किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। इवन मिस्टर बीबी के ऊपर तो उसने अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी कर दिया था, जो कि यू हाउ की पूरी टीम के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। जबकि इससे यू हाउ और उसकी टीम को यह भी अंदाजा हो गया था कि इस बार के कंपटीशन में सन मून रॉयल एम्पायर होली चर्च के साथ साथ बाकी इवल कल्टीवेटर्स को भी एक नया चांस दे रहा है सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने का। इसलिए यू हाउ ने ये सारी बात प्रिंसेस जुई को भी जाकर बता दी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें प्रिंसेस जुई के रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए प्रिंसेस जुई यू हाउ का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन तभी अचानक से ही प्रिंसेस जुई के रूम के डोर के ऊपर नॉक होती है और कोई लड़की वहाँ पे अंदर आने की इजाजत मांगती है, जो सुनकर यू हाउ को भी वहाँ पे थोड़ा झटका लगता है, क्योंकि यू हाउ को यह आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। और जैसे यू हाउ को उस आवाज के बारे में याद आता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो इस बारे में प्रिंसेस जुई से सवाल करते हुए पूछता है, क्या टियानो रॉयल एम्पायर की प्रिंसेस भी आपकी दोस्त है? यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुई भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, ओ तो तुम बीना को पहले से ही जानते हो। हाँ, वो टियानो रॉयल एम्पायर की प्रिंसेस होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वूडोंग जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होती हुई प्रिंसेस जुई से कहती है, प्रिंसेस जुई, क्या मैं आप और प्रिंसेस वीना के साथ एक साथ बात कर सकती हूँ? असल में मेरे पास एक ट्रायर है जिसे मैं आप दोनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए प्रिंसेस जुई भी मान जाती हैं। और इसी बीच उन्होंने वहाँ पे प्रिंसेस वीना को भी अंदर आने की इजाजत दे दी थी, जहाँ जैसे ही प्रिंसेस वीना रूम के अंदर आती हैं तो यू हाउ को देखकर उन्हें भी वहाँ पे थोड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए यू हाउ से कहती है, यू हाउ, कितने लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। लेकिन जब उसकी नजर यू हाउ की हालत के ऊपर पड़ती है तो अचानक ही प्रिंसेस वीना वहाँ पे सीरियस होते हुए यू हाउ से पूछती है, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? जिसपे यू हाउ भी थोड़ा उदास होकर नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। अभी हम लोग आपसे एक और बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू हाउ और बाकी सभी ने मिलकर प्रिंसेस वीना को भी सन मून रॉयल एम्पायर के प्लान के बारे में बता दिया था, जो सुनकर प्रिंसेस वीना भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि यकीन नहीं हो रहा कि सन मून रॉयल एम्पायर ऐसा भी कुछ कर सकता है। और ये कहकर प्रिंसेस वीना वहाँ पे सीरियस होते हुए प्रिंसेस जुई से कहती है कि अगर वाकई सन मून रॉयल एम्पायर और होली स्पिरिट चर्च ने आपस में हाथ मिला लिया है तो हम लोग उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ऊपर से सन मून रॉयल एम्पायर के इरादे तो पहले से ही नेक नहीं थे, वो तो न जाने कब से ही डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर जंग चाहते हैं, और अब होली स्पिरिट चर्च के साथ हाथ मिलाने के बाद तो अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और कोई भी अकेली कंट्री उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब आप ही बताइए कि अब हम लोग आगे क्या करें? जिसपे प्रिंसेस जुई वहाँ पे उन सभी को आइडिया देते हुए कहती है कि अगर सन मून रॉयल एम्पायर होली स्पिरिट चर्च के साथ हाथ मिला रहा है तो उनकी तरह हमें भी आपस में हाथ मिलाना होगा, और मैं जितना जल्दी हो सके एम्परर तक भी ये खबर पहुंचा दूंगी। अगर हमें सब कुछ दोबारा से ठीक करना है तो हम सभी को भी आपस में हाथ मिलाना ही होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं सन मून रॉयल एम्पायर को जानती हूँ वो जरूर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे होंगे। वहीं प्रिंसेस जुई की ये बात सुनकर वूडोंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहती है, अगर सच कहूँ तो हमारी इस ट्रिप का एक और मकसद भी था, हम आप दोनों प्रिंसेस को आपस में मिलवाना चाहते थे। पर इस बार आपको जानकर थोड़ी हैरानगी होगी कि हम लोग इस कॉम्पिटिशन के अंदर शेरक एकेडमी की तरफ से नहीं बल्कि टैंक सेट की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और आपके सामने अभी शेरक एकेडमी के डिसेबल्स नहीं बल्कि टैंक सेट के मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब वूडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि दोनों ही प्रिंसेस को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि वूडोंग वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होकर अपने पास से उस हिडन गोडली वेपन को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे दिखाते हुए कहती है कि ये हमारे टैंक सेट का बनाया हुआ एक खास गोडली वेपन है, जिसकी पावर को खुद यू हाउ ने और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानगी होगी कि अभी तो ये हिडन सोल गाइडेंस वेपन है जस्ट 4th लेवल का है, लेकिन इसे कस्टमाइज करते हुए 6th लेवल तक भी पहुंचाया जा सकता है। और ऊपर से हमारी इस हिडन गोडली वेपन की पावर बाकी आम वेपन्स के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा होगी। और इस वेपन की सबसे बड़ी खास बात है कि इसे बहुत ही आसानी से दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। एक आम से आम सोल्जर भी बहुत ही आसानी से इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा से रिचार्ज कर सकता है। वूडोंग की ये सारी बातें सुनकर यू हाउ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इस गोल्डन वेपन को टैंक सेट के हिडन मेथड्स के साथ साथ सोल गाइडेंस की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, और यही बात हमारी इस हिडन गोडली वेपन को अपने आप में ही खास बनाती है। आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए इसे अपने साथ ले जाइए, और अगर आपको ये पसंद आ जाता है तो हम लोग भी आपके साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हैं। यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि दोनों प्रिंसेस भी वहाँ पे हमें अपना सर हिला देती हैं, जिसके बाद वूडोंग और यू हाउ दोनों वहाँ पे दोनों प्रिंसेस से अलविदा लेते हुए वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जहाँ उन दोनों के जाते ही दोनों प्रिंसेस की नजर दोबारा वहाँ पे उसी हिडन गोडली वेपन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों प्रिंसेस की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए उस हिडन गोडली वेपन को बनाया गया था, ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी,
जबकि बहन आते ही यूहाओ वहाँ पे वुडोंग की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने तो अंदर वाकई कमाल कर दिया। तुमने अंदर जिस तरीके से हमारे टैंक सेट और हमारे वेपन्स को रिप्रेजेंट किया, मुझे लगता है हमें बहुत ही जल्द दो नए कस्टमर्स मिलने वाले हैं। इवन प्रिंसेस वीना को तो मास्टर जीवन की रिफाइन की हुई सीलिंग बोतल में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। यूहाओ की ये बात सुनकर वुडोंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो आगे आते हुए वहाँ पे यूहाओ से कहती है कि अभी तक तो हमारी टैंक सेट की सोल गाइडेंस बनाने वाली फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब एक बार वो फैक्ट्री बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगी तो हम इससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स को रिफाइन करेंगे, वो भी मास्टर जीवन की निगरानी में। और हमारे उन हाई लेवल के वेपन्स को देखकर तो दोनों प्रिंसेस हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हो जाएंगी, जिसके साथ ही हमारे टैंक सेट की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग सन मून रोल एम्पायर को भी बराबरी की टक्कर दे पाएंगे। वुडोंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, पर अचानक ही वो वहाँ पे सीरियस होते हुए वुडोंग से कहता है, वुडोंग तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ऊपर से तुम तो मेरे भी हिस्से का काम किए जा रही हो। जिसपे वुडोंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए युवा से कहती है कि ये सारा काम मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, और ऊपर से हमारे ऊपर सिर्फ टैंक सेट की ही नहीं बल्कि हाउटियन सेट की भी जिम्मेदारी है। इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दोनों सेट्स को और भी ऊंचाइयों पे ले जाऊं। पर मुझे इस सब की कोई भी परेशानी नहीं है। मैं परेशान हूँ सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए, क्योंकि कल से ऑफिशियली सोल फाइटिंग कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको ठीक होने के लिए अभी भी 10 दिन लगने वाले हैं। असल में मैं चाहती हूँ कि आप इन 10 दिनों में पूरी तरह से आराम करें ताकि आपकी इंजरी पूरी तरह से हील हो सके। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक न्यूज रिपोर्टर ऑफिशियली अपनी टीवी के ऊपर न्यूज देते हुए सभी को बता रही थी कि सन मून रोयल एम्पायर के अंदर होने वाला सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें काफी सारे कमाल के मास्टर्स और सेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस कंपटीशन का हम अपने टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि सन मून रोयल एम्पायर के लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि अब वो लोग जो कि थोड़ा दूर थे वो भी टीवी पे इस कंपटीशन को देखते हुए पूरा इस कंपटीशन का मजा उठा सकते थे। उसके बाद एक एल्डर वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते हुए सन मून रोयल एम्पायर के अंदर आने वाले अपने सभी मेहमानों का स्वागत करता है, और वो बताता है कि इस बार के कंपटीशन के लिए हमारे क्राउन प्रिंस स्पेशल जज बनने वाले हैं। तो इस सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन में 160 से भी ज्यादा सेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब मैं एक एक करके उन सभी को बैटल अरीना के अंदर इनवाइट करता हूँ। अब उस होस्ट एल्डर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि सभी सेट्स के एल्डर वहाँ पे एक एक करके अपनी टीम के साथ बैटल अरीना के अंदर इकट्ठा होने लगे थे, जो देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच वहाँ पे यूहाओ की टीम की भी एंट्री होती है, जहाँ आते साथ ही वहाँ पे स्माइल करते हुए वुडोंग से कहता है, तुम्हें हमारे प्लान के मुताबिक ही चलते हुए काम करना होगा। तुम्हें जितना जल्दी हो सके अपने ओपोनेंट्स को हराना होगा। उसके बाद हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले तो मिस्टर बीबी तक ये खबर पहुंचती है कि दोनों ही प्रिंसेस को टैंक सेट के बनाए हुए हिडन गॉडली वेपन्स पसंद आ गए हैं, और वो हर महीने 10-10 वेपन्स खरीदने वाले थे। और इस डिलीवरी की जिम्मेदारी मिस्टर बीबी वहाँ पे वुडोंग को ही सौंपते हैं। और क्योंकि मिस्टर बीबी अभी तक पूरी तरह से अपनी इंजरी से हिल नहीं हुए थे, इसलिए वो अपनी टीम को लीड करने की सारी जिम्मेदारी यूहाओ के ऊपर ही छोड़ देते हैं। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि बैटल अरीना के अंदर एक एक करके और भी काफी सारी टीम्स की एंट्री होती है, और हर एक टीम अपने खास अंदाज में एंट्री ले रही थी। और सबसे आखिर में एंट्री होती है सन मून रोल एकेडमी की टीम की, जिनका वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ स्वागत किया जाता है। और उनकी एंट्री के ऊपर ऑडियंस भी काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाती है, क्योंकि ये उन लोगों की अपनी टीम जो थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असल एंट्री तो अब होने वाली थी, क्योंकि अचानक से ही पूरे बैटल अरीना का माहौल चेंज होने लगता है। सबसे पहले तो ऊपर हवा में कुछ प्लेन्स बहुत ही कूल तरीके से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अचानक से ही वहाँ पे सन मून रोल एम्पायर की आर्मी इकट्ठा होने लगती है, जहाँ पे अलग अलग और काफी बड़े बड़े सोल गाइडेंस वेपन का भी प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बहुत ही बड़ी महान हस्ती की एंट्री होने वाली है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि होस्ट एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, प्लीज हमारे प्रिंस और प्रिंसेस का स्वागत कीजिए। और होस्ट एल्डर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की गाड़ी के ऊपर क्राउन प्रिंस अपने प्रिंसेस के साथ एंट्री लेते हैं, जिन्हें देखते ही सन मून रोल एम्पायर के हर एक पर्सन ने वहाँ पे उनके सामने अपना साथ झुका लिया था, जो देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहुबली सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए जा रहा है। और जैसे ही क्राउन प्रिंस वहाँ पे स्टेज के ऊपर आता है तो यूहाओ की नजर भी वहाँ पे स्टेज के ऊपर ही चली जाती है, जहाँ पे यूहाओ की नजर ब्लैक ड्रैगन किंग के ऊपर भी बढ़ती है, जिसे देखकर यूहाओ को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वह हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, क्राउन प्रिंस की रक्षा के लिए खुद ब्लैक ड्रैगन किंग यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वाकई सन मून रोल एम्पायर ने होली स्पिरिट चर्च के साथ हाथ मिला लिया है, और ये चीज पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। तभी प्रिंसेस वहाँ पे आगे बढ़कर अनाउंस करते हुए कहती हैं कि मैं क्राउन प्रिंस की तरफ से यहाँ पे आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ, और क्राउन प्रिंस की इच्छा के अनुसार इस सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन को भी अब ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचने लगा था, और वहाँ पे फायरवर्क करते हुए तरह तरह के ढोल नगारे भी बजने लगे थे। और इसी बीच वहाँ पे बैटल ग्राउंड के अंदर मौजूद स्टार डोमेन फील्ड को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है, और उस कमाल के डोमेन को देखकर तो वहाँ पे बैठा हुआ हर एक पर्सन हैरान हो गया था, और सभी लोग वहाँ पे अपने मन ही मन में सन मून
रोल अंपायर की टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वाकई सन मून रोल अंपायर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। खैर उसके बाद क्राउन प्रिंस वहाँ पे अपने एल्डर्स को भी बैठने के लिए बॉल देता है। उसके बाद उस फाइट का रेफरी बैटल ग्राउंड के अंदर आकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, सबसे पहला मैच नॉकआउट राउंड का होने वाला है और सबसे पहला ये मैच सन मून रोल एकेडमी और ड्रैगन स्लेयर सेट के बीच में खेला जाएगा। ड्रैगन स्लेयर सेट की टीम डुएलिंग अंपायर से बिलोंग करती थी, जो कि स्वॉर्ड चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे, और जैसे ही ड्रैगन स्लेयर सेट की टीम की एंट्री होती है तो ऑडियंस में बैठे हुए लोग उन्हें वहाँ पे बू करने लगे थे। पर जैसे वहाँ पे सन मून रोल एकेडमी की टीम की अनाउंसमेंट की जाती है तो ऑडियंस तो जैसे वहाँ पे खुशी से पागल ही हो उठी थी। जबकि ये सब देखकर युवा वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, इस बार सन मून रोल अंपायर कुछ अलग करने की सोच रहा है। वो हर बार सबसे पहले सन मून रोल अंपायर को शर्क एकेडमी के खिलाफ उतारा करते थे, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसपे मिस जियानमिंग कहती है, पर इस बार का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा पिछली बार का था। इस नॉकआउट राउंड में हर टीम का मेंबर अलग अलग एलिमिनेट होगा, और अगर एक टीम का मेंबर अकेले ही दूसरी टीम के 5 मेंबर्स को हरा देता है तो उसकी टीम को इस राउंड का विनर घोषित कर दिया जाएगा। जिसपे वो डोम कहती है, ओ तो इसका मतलब है कि इस कंपटीशन के अंदर हर एक डिसेबल को अपने लिए फाइट करनी होगी। जिसपे मिस जियानमिंग भी कुछ सोचते हुए हमें अपना सर हिला देती है, और सबसे पहले इस फाइट के लिए वहाँ पे सन मून रोल एकेडमी की तरफ से होंगचन बैटल अरीना की तरफ आती है, जबकि ड्रैगन स्लेयर सेट की तरफ से सबसे पहले फैंक्शन बैटल अरीना के अंदर आता है। जो देखकर ज़ेंगशी भी कुछ सोचते हुए कहता है, ये वाला राउंड तो पिछली बार के मैच की तरह ही दिखाई दे रहा है, और इस बार मुझे लगता है सन मून रोल एकेडमी खुद को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए शर्क एकेडमी की बजाय किसी और के साथ फाइट कर रही है, क्योंकि पिछली बार सबसे पहला मुकाबला शर्क एकेडमी का था और उन्होंने अपनी पहली फाइट में ही पूरे कंपटीशन के अंदर अपनी धौंस जमा दी थी। और इस बार बिल्कुल उसी रास्ते पे चलते हुए सन मून रोल एकेडमी अपनी धौंस जमाना चाहती है, इसलिए तो उन्होंने सबसे पहले होंगचन को फाइट करने के लिए आगे भेजा है, जो कि सन मून रोल एकेडमी की सबसे पावरफुल डिसेबल्स में से एक है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंक्शन ने तो वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही अपनी ड्रैगन सोल रिंग को भी वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर ज़ेओ कहती है कि इसके पास तो 5 सोल रिंग्स हैं। मुझे लगता है ये पर्सन भी होंगचन को काफी कड़ी टक्कर देने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेफरी भी वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ऑफिशियली फाइट को स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही फैंक्शन वहाँ पे अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करके होंगचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो होंगचन बहुत ही कूल तरीके के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए अपनी आइस पॉइजन का इस्तेमाल करके न सिर्फ उसे वहाँ पे जमा देती है, बल्कि उसी के साथ साथ फैंक्शन की बॉडी के अंदर अपना आइस पॉइजन भी डाल दिया था, और इस तरह फैंक्शन एक ही झटके में ये फाइट हार जाता है। और ऊपर से रेफरी भी जल्दी से होंगचन के जीतने की अनाउंसमेंट कर देता है, जिसका मतलब है कि ज़ेंगशी बिल्कुल ठीक कह रहा था। सन मून रोल अंपायर ने जानबूझकर सबसे पहले फाइट करने का डिसाइड किया ताकि वो बाकी टीम्स के दिल में अपना डर बना सके। खैर उसके बाद रेफरी वहाँ पे ड्रैगन स्लेयर सेट की टीम को अपना अगला मेंबर भेजने के लिए बोल देता है, और रेफरी की अनाउंसमेंट सुनकर हम देखते हैं कि उनका अगला डिसेबल भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बैटल अरीना के अंदर एंट्री लेता है, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। इसलिए वो बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए होंगचन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे होंगचन भी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस पर्सन का हर एक पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो होंगचन को वहाँ पे पीछे धकेले जा रहा था, और देखते ही देखते उस डिसेबल ने वहाँ पे होंगचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। जो देखकर तो अब होंगचन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को और भी कस के पकड़ लेती है, और उसके बाद होंगचन ने वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस डिसेबल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब वहाँ पे उस डिसेबल के लिए भी होंगचन के हमलों को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वो भी जल्दी से अपनी ड्रैगन सोल रिंग को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे होंगचन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पहले तो वो काफी हद तक इसमें कामयाब हो गया था, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता, और देखते ही देखते उसकी ड्रैगन सोल रिंग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस तरह होंगचन ने वहाँ पे ड्रैगन स्लेयर सेट के एक और टीम मेंबर को हरा दिया था। जो देखकर तो ऑडियंस की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद ड्रैगन स्लेयर सेट का तीसरा मेंबर आगे आता है, और वो तो बैटल अरीना के अंदर आते ही अपनी सोल रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए होंगचन के ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ जाता है। जो देखकर अब की बार होंगचन भी वहाँ पे अपनी फ्रोंग पॉइजनस की पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे पूरे बैटल अरीना के अंदर चारों तरफ स्मोक फैल गया था, और बेचारा ड्रैगन स्लेयर सेट का वो डिसेबल वहाँ पे कुछ देख ही नहीं पा रहा था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर होंगचन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बैटल अरीना के अंदर चारों तरफ से उस डिसेबल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, और इस तरह होंगचन ने अकेले ही वहाँ पे ड्रैगन स्लेयर सेट के एक और डिसेबल का खेल खत्म कर दिया था, जिसके साथ ही वो वहाँ पे अपनी तीसरी फाइट भी जीत जाती है। उसके बाद चौथा मेंबर आता है, उसे भी होंगचन वहाँ पे अपने आइस पोजन का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में हरा देती है। उसके बाद पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां, इसी तरह वो लगातार वहाँ पे उन तीनों सोल फाइटर्स को भी हरा देती है, जिसके साथ ही होंगचन ने अकेले ही वहाँ पे अपनी सन मून रोल एकेडमी को पहला
पहला मैच जितवा दिया था। और उसी के साथ रेफरी भी वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी की जीत के अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि सन मून रॉयल एकेडमी सेकंड राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि ऑडियंस तो वहाँ पे पूरी तरह से पागल ही हो जाती है और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी के एल्डर्स का भी था। जबकि हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के फेस के ऊपर भी एक डेवल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि जैसा क्राउन प्रिंस ने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा था। और ऊपर से बाकी सेट्स के मन में भी सन मून रॉयल एकेडमी ने अपना डर बैठा दिया था, क्योंकि होंग चेन ने अकेले ही पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया था और यही बात बाकी टीम्स को परेशान करने के लिए काफी थी। इवन ज़ियाओ ज़ियाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि यकीन नहीं हो रहा, होंग चेन ने अकेले ही 7 डिसेबल्स को हरा दिया। जिसपे गेटाओ उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और ऊपर से उसके ओपोनेंट्स भी कोई आम डिसेबल्स नहीं थे, बल्कि ड्रैगन स्लेयर सेट से बिलोंग करते थे, जो कि मुझे कहीं से भी एक कमजोर टीम दिखाई नहीं दे रही थी। इवन उनके 2 डिसेबल्स के पास तो 5-5 स्वॉर्डिंग्स भी मौजूद थी। इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि जितना हम सोच रहे हैं ड्रैगन स्लेयर सेट की टीम उतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं थी। गेटाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुडोंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है कि वाकई मानना पड़ेगा, इस बार सन मून रॉयल एम्पायर की टीम है 5 साल पहले वाली टीम से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अपने टीममेट्स की सारी बातें सुनकर यूहाओ भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसकी टीम के अंदर भी डर बैठ चुका है, इसलिए यूहाओ वहाँ पे बात को बदलते हुए अपनी टीम मेंबर से कहता है कि हमारी फाइट कल होने वाली है, इसलिए हम यहीं पे रुककर बाकी की भी फाइट्स को देखते हुए ऑब्जर्व करेंगे, ताकि हम यहाँ से सीखी हुई चीजों को अपनी कल की फाइट में इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद सीन चेंज होता है, शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहाओ, वुडोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ तीनों बैठे हुए आज की सारी फाइट्स के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। जब से सेक्ट्स को भी सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है, तब से ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है, क्योंकि कुछ मामूली सेक्ट्स की टीम ने ही पावरफुल ट्रेडिशनल टीम्स को हरा दिया। जिसपे ज़ियाओ ज़ियाओ भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वीना और मूजी टियानु अंपायर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी आज वो स्नो डीमन सेट की तरफ से लड़ी। जिसपे वुडोंग उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और इस बार के कंपटीशन में बाकी सेक्ट्स की टीम है एकेडमी की टीम्स के ऊपर भारी पड़ रही है। और भले ही सन मून रॉयल एकेडमी की टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, पर आज की फाइट्स को देखकर हमें इतना तो यकीन हो गया है कि हमारी टीम भी इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाली। वुडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक स्नैक को उठाकर उसे वुडोंग को देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम आज की होंग मिंग चैन की फाइट को इग्नोर कर रही हो। क्या तुम भूल गए कि कैसे मिंग होंग चैन ने आज अकेले ही पूरे ड्रैगन स्लेयर सेट की टीम को हरा दिया। यूहाओ की ये बात सुनकर वुडोंग भी वहाँ पे उसके हाथ से वो स्नैक लेते हुए उसे बताती है कि जब एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ था तब होंग चैन ब्रदर और सिस्टर दोनों हमारी एकेडमी में आए थे और उस समय मैंने अपनी शहर एकेडमी के अंदर मिंग होंग चैन को काफी बार बचाया था। भले ही उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि मिंग होंग चैन वाकई एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल लड़की है। हालांकि बचपन से ही उनका कल्टीवेशन लेवल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी सोल पावर काफी ज्यादा हाई थी। इवन वो 3 सालों तक हमारी एकेडमी के अंदर रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी पूरी पावर को नहीं देख पाए। वुडोंग की ये बात सुनकर ज़ियाओ ज़ियाओ उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने भी काफी बार उसके सोल पावर चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पाई हूँ उसकी सोल पावर कम से कम भी 65 पे पहुंच चुकी होगी। और ये कहकर जैसे ही ज़ियाओ ज़ियाओ वहाँ पे एक और स्नैक उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो वो आखिरी स्नैक था, इसलिए वुडोंग उससे पहले ही उस स्नैक को उठा लेती है। और वुडोंग वहाँ पे उस स्नैक को खा पाती उससे पहले ही उसके हाथों से मिंग होंग चैन वहाँ पे उस स्नैक को छीन लेती है। जहाँ होंग चैन को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। और तभी होंग चैन वहाँ पे उन दोनों लड़कियों से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारी टीम इस बार शेरका एकेडमी की तरफ से पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही। जिसपे वुडोंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए मिंग से कहती है, क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है और आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। जिसपे मिंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हारे टैंक सेट के बारे में सब कुछ पता लगा चुकी हूँ, तो इस बार तुम लोग टैंक सेट की तरफ से लड़ने वाले हो। और ये टैंक सेट वही एंशिएंट सेट है ना, जिसे आज से 4000 साल पहले हमारे सन मून रॉयल एम्पायर ने बहुत ही बुरी तरह से हराया था। मुझे तो लगा था ये टैंक सेट 4000 साल पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन तुम लोगों ने इस बेकार से सेट को दोबारा जिंदा कर दिया। अब मिंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ का गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए मिंग से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम जानती ही क्या हो हमारे टैंक सेट के बारे में। वहीं ज़ियाओ ज़ियाओ की बात वुडोंग आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इस बार के कंपटीशन में हम लोग तुम्हें अपने टैंक सेट की ट्रू पावर को भी दिखा देंगे। और इससे आगे वुडोंग वहाँ पे कुछ भी कह पाती, यूहाओ उसे वहाँ पे चुप रहने के लिए बोल देता है। यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग की नजर भी वहाँ पे यूहाओ के ऊपर पड़ती है और यूहाओ की ऐसी हालत देखकर खुद मिंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। जिसपे वुडोंग वहाँ पे यूहाओ को वहाँ से ले जाते हुए कहती है, तुमने बोला कि आज से 4000 साल पहले तुम्हारे सन मून रॉयल एम्पायर ने हमारे टैंक सेट को हराया था, तो आई पूरी 4000 सालों बाद हमारा टैंक सेट तुम्हारे सन मून रॉयल एम्पायर के अंदर घुस कर ही तुम्हें हराने वाला है। वुडोंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिंग के फेस के ऊपर एक तंजिया स्माइल आ जाती है, जो देखकर वुडोंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पे मिंग से और कुछ कह पाती
उससे पहले युहाओ उसे वहाँ पे एक बार फिर से शांत करवाते हुए उसे वहाँ पे चलने के लिए बोल देता है। युहाओ की ये बात सुनकर वू डोंग भी चुपचाप युहाओ को लेकर वहाँ से जाने लगती है और ज़ेव ज़ेव भी वहाँ पे उनके पीछे जाते हुए मिंग से कहती है कि अगर तुम्हें किसी के साथ बात करने की तमीज नहीं है तो प्लीज अपना ये घटिया समूह बंद ही रखा करो। ज़ेव ज़ेव की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और इसी बीच वहाँ पे उसके भाई होंग चैन की एंट्री होती है, जो कि आगे आते हुए वहाँ पे अपनी बहन मिंग से कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रही हो, हमें जिस फाइट का इंतजार था वो बहुत ही जल्द आने वाली है। इस बार के कंपटीशन के अंदर मैं युहाओ को हराकर ये साबित कर दूंगा कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहते हुए होंग चैन के फेस के ऊपर एक डबल स्माइल आ चुकी थी और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।